अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अगर आपको आवाज़ आ रही करनी मेरी तो कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं आगे और मूव करूँ। अह, आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? आवाज़ में तो इशू कोई नहीं? ओके, ग्रेट। अच्छा, पिछले एक दो दिन के अंदर स्पेशली वीकेंड के ऊपर आई हैव बीन कॉन्टेक्टेड बाय लॉट ऑफ पर्सन्स फ्रॉम द ग्रुप। काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारी क्यूरीज थी और काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे मसाइल आ रहे थे। किसी का मसला आ रहा था एम्प्स का, किसी का मसला आ रहा था जैम्प का, किसी का मसला आ रहा था एलिमेंटर का। काफ़ी सारे इश्यूज थे और मैंने ट्राई किया कि अब स्क्रीनशॉट के थ्रू मुझे उन इश्यूज का पता लग जाए, लेकिन इट वाज नॉट इनफ गुड। हर एक का मसला वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रहा था। दूसरी चीज़, वीकेंड जो होता है उस पर समटाइम्स सैटरडे नाइट और संडे जो है, देर आर फ्यू थिंग्स जो कि मुझे अपने एंड पे भी करनी होती हैं। तो अगर मैं आपको वीकेंड्स के ऊपर रिस्पॉन्स ना उस तरह से कर सकूं तो डोंट माइंड ऑन दैट, बट आई एम ट्राइंग टू मेक अप अ फ्यू सेशंस जिसके अंदर हम लोग थोड़ी सी इंटरेक्शन कर सकें विद इन द 4 days, लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। इसमें से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई एक आधी स्लॉट इस तरह की रख दूँ जिसमें से आप लोगों को जो इश्यूज आए हैं आप मेरे साथ वन ऑन वन उनको डिस्कस कर सकें। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब लेक्चर में मतलब आ रहे हैं तो ट्राई टू फोकस ऑन द फ्यू थिंग्स दैट आर बीइंग डन राइट ऑन दिस टाइम। इसकी बजाय अगर आप खुद ड्राइव करना शुरू कर दें चीज़ों को और आते ही क्वेश्चंस थ्रो करें तो दैट क्रिएट्स अ बिट डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट। कोशिश ये है कि आप लोगों को लेके चलूं, कोई कहीं पे गैप ना आए, कोई ऐसा मतलब कोई स्टूडेंट है जिसका टेक बैकग्राउंड नहीं है वो भी हमारे साथ रहे, उसको कोई इशू ना आए। और जिन लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, आई नो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज कमिंग एट योर एंड, आपको नहीं समझ आ रही, कुछ कुछ लोगों को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ वो नहीं समझ पा रहे, कुछ लोगों की क्यूरी मुझे समझ नहीं आ रही, बट वी कैन सॉर्ट दैट आउट। ठीक है। इस वीक के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ सेशन एक दो इस तरह का प्लान कर लूँ ताकि आप लोगों के जो मसाइल हैं उसमें हल कर दूँ। चीज़ें मैं अपने एंड पे पहले आपको बताता जाऊँ ताकि वन ऑन वन से पहले जो चीज़ें मसले हल होने वाले हैं वो हो जाए। अच्छा जी। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हम लोगों ने बात की, उसके बाद वर्डप्रेस की एडमिन सेटिंग्स के ऊपर हम लोगों ने बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू इंपोर्ट, बेसिकली इंस्टॉल अ थीम एंड इंपोर्ट डेमो कंटेंट इन द थीम। स्पेशली हमने सिडनी के ऊपर काम किया। यहाँ तक काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे मसले आ रहे थे, कुछ लोगों ने क्योंकि लेक्चर बाद में अटेंड किया था ऑन टाइम नहीं कर सके और जैसे वो इश्यूज जो हैं वो फील हुए हैं उस टाइम पे, वो उनके क्वेश्चंस जो थे वो नहीं कर सके। और कुछ लोगों की किसी की मशीन का प्रॉब्लम था, मतलब सर्टेन इश्यूज थे। तो मैं एक दफ़ा वो सारा प्रोसेस जो है वो आपके लिए रिपीट करने लगा हूँ। हमारा जो गोल है बेसिकली, मुझे आपको वर्डप्रेस एडवांस वर्डप्रेस थोड़ा सा समझाना है। जो मेन गोल है वो ये है कि अगर हमने वेबसाइट जो है वो बना ली है और एक्टिवेट किया है और डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर लिया है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, आगे हमें क्या करना है। ठीक है, उस चीज़ को समझना है। और पीछे जो चीज़ें लोगों को नहीं समझ आई, स्पेशली काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमने वर्डप्रेस को री इंस्टॉल किया है कॉपी से। तो ऐसा ना करें। देखें, जब भी आपको एक सिंपल प्रोसेस को आप सिंपल रहने दें। जब भी आपको वर्डप्रेस की एक साइड आपने बना ली, आपको दूसरी साइड चाहिए, तो प्रोसेस सेम है। आप वर्ड को डाउनलोड करें, उसको अनजिप करें, उसको जैम्प के एचटी में या एम्प्स के ट्रिपल डब्ल्यू के फोल्डर में रखते हैं और पीएचपी माई एडमिन के ऊपर जाके आप एक डेटाबेस बनाएं और एक फ्रेश इंस्टॉलेशन आप कर लें, उसमें आपकी डेटाबेस कनेक्शन हो जाएगा। आप डेटाबेस कनेक्शन के अंदर काफी सारे लोग आते थे, कई लोग जो है वो स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें एरर कनेक्टिंग डेटाबेस आ रहा है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि वर्डप्रेस पे जो आप फाइल्स बेसिकली डाउनलोड करते हैं वो सबका सब कोड है। ये चीज मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, लास्ट वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर भी ये चीज शेयर की थी, दोबारा शेयर करने लगा हूँ। काइंडली इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप लोगों के डेटाबेस से रिलेटेड आपके कोई इश्यूज आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है? सबसे पहली चीज जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो ये है कि आप लोगों के पास जो एम चल रहा है या जैम चल रहा है उसके ऊपर मैं काम नहीं कर रहा।
ठीक है, तो सबसे पहले कर लेना है लोकल हो स्लैश php माइडमेन के ऊपर जाके कि हमारा जो माइस्क्ल है वो वर्किंग कंडीशन में है। अगर तो वो है तो इसका मतलब है कि देर इज सम फॉल्ट, लाइक प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। मुझे लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मैं आपके साथ एक आधा स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। Just give me a second, I'm just opening that particular file. Okay. अब ये क्वेश्चन इस तरह मुझे स्क्रीनशॉट आ गया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और ये चीज़ चल रही है और ये मतलब हो नहीं रहा। और मतलब लॉग इन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को लॉग इन पे इशू आ रहे हैं कि जी हम वर्डप्रेस को ओपन करते हैं लोकल स्लैश जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे मेरे पास है वर्डप्रेस डैश इंस्टॉल। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये काफ़ी सारे लोगों को आ रही है, एक प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को ये आ रही है कि वो साइट पे जाते हैं और उसके बाद एडमिन या लॉग इन करने लगते हैं, एडमिन पैनल पे जाने लगते हैं या लॉग इन करने लगते हैं तो उनका पासवर्ड काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और पासवर्ड लगा रहे होते हैं कुछ भी और वो लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो ये पासवर्ड आपके पास नहीं है। मसला क्या है कि जब आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, जब आप वेबसाइट को इंस्टॉल कर रहे थे, तो उस टाइम के ऊपर आपने कोई ऐसी की एक लगा दी या कैप्स लॉक आपका ऑन था या टाइपिंग मिस्टेक आपसे कोई ऐसी हो गई है जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ कि आपने क्या पासवर्ड सेव। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले पासवर्ड का जो मसला है उसका आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। अगर आपके पास लोकल साइट है या आपकी सर्वर पे साइट है, द बेस्ट सोल्यूशन इसके आप इस वेबसाइट पे जाएं passwordtool.hu। यहाँ पे जाके एक है जी वर्डप्रेस पासवर्ड जनरेटर, वर्डप्रेस पासवर्ड हैश जनरेटर वर्जन 3.4, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे आप तो आपको ये बॉक्स मिल जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपने अपना जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाह रहे हैं उस पासवर्ड के ऊपर मतलब वो पासवर्ड आप लिखेंगे तो आपको उसका हैश कोड मिल जाएगा। हैश कोड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हैश कोड को हम प्लेस कर देंगे अपनी डेटाबेस में, जो ऑलरेडी हैश कोड है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे उसे। ठीक है, सो उससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं पासवर्ड रखना चाह रहा हूँ टेस्ट, मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो जनरेट पे क्लिक करने से मेरे पास एक नया हैश जो है वो जनरेट हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ और जिस वेबसाइट की डेटाबेस के साथ मतलब ये कोड कनेक्टेड है और जहाँ पे इशू आ रहा है वहां पे जाके मैं हैश कोड जैसे वर्डप्रेस डैश इंस्टॉल जो है मेरे पास, दैट इज द वेबसाइट और उसकी डेटाबेस भी मेरे पास यहीं पे है। और इसके अंदर मेरे पास जो टेबल है जिसके अंदर पासवर्ड स्टोर होते हैं दैट इज यूजर्स टेबल। ठीक है, इस यूजर्स टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ और क्योंकि हमें पता है कि हम एडमिन का पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो जो हैश आपने जनरेट किया है उसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। यानी आपने यूजर्स का टेबल ओपन किया, जिस यूजर के अगेंस्ट आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं जो आपके पास अपडेटेड हैश है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो तरीका क्या है कि इस रो में इस सेल के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये एडिटेबल हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे सारा कुछ सिलेक्ट किया, उसको बैक स्पेस से रिमूव किया, देन कंट्रोल नीचे पेस्ट करके आपने बाहर किसी कर दिया। तो करना है यहाँ पे आप जाके एंड देन पासवर्ड ऐसे करेंगे तो आपका admin login हो जाएगा। इशू आपका ये आ रहा था जिसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। दूसरा इशू कई लोगों का आ रहा है एरर। अब ये इशू क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि आप स्पेस के नाम से क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे मेरे पास वर्डप्रेस की फाइल को मैं डाटा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, जब यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब फाइल जो है वो wp config फाइल जो है वो अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी सो सिंपली उस टाइम पे क्या होगा। अभी क्लियर आ रही है आपको वॉइस सबको? जी दोबारा बताइएगा, वॉइस क्लियर है?
चले ठीक है, ओके। सो अब होगा क्या कि आपने जैसे wp-config.php की फाइल को डिलीट कर दिया तो वर्डप्रेस का खत्म हो गया। अब आप जिस भी फोल्डर के अंदर जाके, जैसे मैंने डिलीट किया है, फोल्डर का नाम है वर्डप्रेस इंस्टॉल 2, मैंने इस फोल्डर के अंदर से डिलीट किया है किसको, अपनी जो डब्ल्यू कॉन्फ़िग फाइल है, इस फोल्डर में से मैंने डिलीट कर दिया। और ये फोल्डर क्या है, ये वर्डप्रेस वेबसाइट का फोल्डर है, ठीक है। इसमें डब्ल्यू कॉन्फ़िग फाइल आ रही थी, वो डिलीट कर दी, और यहाँ पे सिर्फ ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, डब्ल्यू कॉन्फ़िग सैंपल। अब मैं जाके वेबसाइट के ऊपर अगर जाऊं, यूआरएल लिखूं वर्डप्रेस इंस्टॉल 2, ठीक है, तो मेरे पास अगेन इंस्टॉलर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फाइल कनेक्शन क्रिएट कर रही है, जो फाइल आपके कोड को आपकी डेटाबेस के साथ मैच कर रही है, वो फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। उस फाइल को हमने कर दिया डिलीट। अगर वो फाइल एग्जिस्ट करे, ठीक है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट करे और उसके क्रेडेंशियल्स ठीक ना हो जैसे ये जो फाइल है, जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो होता क्या है, बैकएंड पे आप यहाँ से सारा प्रोसेस स्क्रीन से कंप्लीट करते हैं, पीछे क्या होता है कि ये वाली फाइल जो होती है इसकी कॉपी बनती है, और उसमें जो वैल्यूज आपने डेटाबेस यूजर ने पासवर्ड दिया होता है वो ऐड होके यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। जैसे मैंने इंग्लिश यहाँ से सिलेक्ट किया, इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या देना है, डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, ठीक है। सो डेटाबेस का नेम मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, पीएचपी माइडमेन के अंदर, यहाँ पे डेटाबेस नेम होगा वर्डप्रेस डैश इंस्टॉल 2, ठीक है। इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी इंस्टॉलेशन पे वापस। डेटाबेस नेम में मैंने वही डेटाबेस नेम रूट होगा, ऐप यूज कर रहे हैं, XAMPP यूज कर रहे हैं, तो आपके यूजर क्या होगा, रूट। दोनों के केस में यूजर रूट है। पासवर्ड दोनों के केस में, अगर आप XAMPP यूज कर रहे हैं पासवर्ड कुछ भी आएगा, ये डब्बा खाली है। अगर आप XAMPP यूज कर रहे हैं तो पासवर्ड आएगा, और तब आया, ठीक है। तो मैं क्योंकि ऐप यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है पासवर्ड MySQL, सबमिट करता हूँ। तो अब सबमिट करने के बाद अगर मैं वापस जाऊँ अपनी फाइल्स में और यहाँ पे आके इस प्रोजेक्ट को दोबारा ओपन करूँ, तो आप ये देखेंगे कि ये फाइल खुद ब खुद क्रिएट हो गई है, ठीक है। और ये फाइल क्रिएट हुई है और इसकी डेट है टुडे 11:14 AM। ओके ओके, लेट मी चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन। जी अभी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? काइंडली मुझे बताइएगा। जी एवरीवन, आवाज आ रही है आप लोगों को? चले, मैंने भी एक साइड पे वीडियो जो है वो प्ले की है ताकि मुझे आइडिया हो, आवाज आपको ठीक है। मैं बात कर रहा था कि जैसे ही मैंने दोबारा कनेक्टिविटी करवाई है तो ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है, और इस फाइल की जो डेट है दैट इज टुडे, टाइम है 11:14 AM। तो अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, ओपन विद लेट सपोज किसी भी टेक्स्ट एप्लीकेशन के थ्रू मैं इसको ओपन कर, ब्रैकेट्स में मैंने उसको ओपन कर दिया,
ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ चीजें बताई हुई हैं। चीजें कौन सी बताई हैं? जो हमने ही ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन लिखी थी, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज थी दैट वाज वर्डप्रेस इंस्टॉल। डेटाबेस का जो नाम था वर्डप्रेस इंस्टॉल टू, यूजर था रूट, पासवर्ड था माइस्क्यूएल, डीबी होस्ट था लोकल होस्ट। अब इन सब में से कोई एक चीज भी अगर गलत आपने दे दी, जैसे मैंने रूट का टी खत्म कर दिया, तो देयर विल बी सम प्रॉब्लम। ठीक है, मैं जरा स्टेप को कंप्लीट कर लूं, मैं वापस आता हूँ। अ, ठीक है, एडमिन और पासवर्ड में दे रहा हूँ टेस्ट, कंफर्म यूजर वीक पासवर्ड कर रहा हूँ। पिंग डॉट वकास एट जी मेल, मेरा जो ईमेल है वो मैंने एंटर कर दिया, इंस्टॉल कर दिया जी वर्डप्रेस को। ठीक है, लॉगिन करते हैं। अब अगर लॉगिन की जगह मैं होम पेज ओपन कर रहा हूँ, वापस आता हूँ उसी फाइल में और किसी एक चीज को चेंज कर देता हूँ, जैसे रूट को आर डबल ओ कर दिया मैंने, और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये आ रहा है एरर एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो एरर है, अगर आप देखें इस पिक्चर के अंदर, तो एरर इज सेम। ठीक है, एरर सेम है। और अगर आप एरर की डेफिनेशन देखें, दिस आइदर मींस दैट द यूजर नेम एंड पासवर्ड इंफॉर्मेशन इन योर wp-config.php फाइल इज इनकरेक्ट, or we cannot connect the database server at localhost. So right now either your database server is missing, या तो आपका PHP में एडमिन नहीं चल रहा, ठीक है, जिसकी वजह से जो डेटाबेस है वो एक्सेस नहीं हो पा रही। और दूसरा केस क्या है कि आपका यूजर और पासवर्ड जो है डेटाबेस का वो गलत है, जिसकी वजह से आपको ये इशू आ रहा है। तो काफी सारे लोगों को इशू आ रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज चेक योर, you have to check your particularly username and password of the MySQL file। जो wp-config फाइल है उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड आपने जो दिया हुआ है MySQL के साथ कनेक्शन का, उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है, या आपका जो PHP में एडमिन है वो नहीं चल रहा। तो कहीं भी एरर एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन आ जाए तो ये दो एरर हो सकते हैं आपके। या क्या हो रहा है कि आपका जो ये पैनल है ये ओपन नहीं हो रहा, और या क्या हो सकता है कि आपकी जो wp-config फाइल की एंट्रीज हैं इनमें फॉल्ट है। तो इसको मैं फिक्स करूंगा, जैसे ही फिक्स करूंगा और रिफ्रेश करूंगा पेज को, तो द साइट विल कम बैक। ठीक है, इट्स ओके नाउ। सो ये आपने फिगर आउट करना है। है इस फाइल की परमिशन, जैसे मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ, अगर आपने ये फाइल कहीं पे लोकल होस्ट पे रखी हुई है या सर्वर पे रखी हुई है, तो इस फाइल की परमिशन जो है उसका हो सकता है कि इस फाइल की परमिशन जो है नॉट रीडेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो एवरी वन रीड एंड राइट है प्रिविलेज जो अभी मेरे पास चल रही है। सो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो सकती है इन द एंड, कि ये जो फाइल है इसको रीडेबिलिटी इसकी नहीं है, इसको रीड नहीं किया जा सकता। जो अपाची का यूजर है वो इस फाइल को रीड नहीं कर पा रहा, तो आपका एरर आ रहा है। तो ये दो चीजें आपने फिक्स कर लेनी है अगर किसी के पास आ रही हैं। थर्ड चीज क्या आ रही है, काफी सारे लोग जो हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद सिडनी इंस्टॉल करते हैं, तो उनके पास एरर आ जाता है थीम के अंदर या डैशबोर्ड के अंदर एरर आ जाता है मैक्सिमम टाइम रीच का, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम इज रीच्ड। वो एरर क्या है? अगर आप लोग एम्प्स की जगह जैम्प यूज कर रहे हैं और जैम्प यूज करते वक्त आपको एरर आ जाता है मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम का, तो मैं वो भी एरर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ बच्चों को वो भी एरर आ रहा है, लेट मी शेयर दैट टू। मैं एक मिनट मुझे दें, तन। सो काफी I was bombarded with the messages at this weekend and I was trying to understand कि मैं किस किस से क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मुझे पर्टिकुलरली रिमेम्बर नहीं है कि वो किस बंदे का जो था ये प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन देयर वाज समवन जिसको ये इशू आया। सो उसको सॉल्व करने का मैंने बोला था कि इसको सॉल्व करेंगे एंड विल सी इनसाइड द लेक्चर कि किस तरह से इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। मैं यहाँ पे आपको वो एरर दिखा देता हूँ। मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम फॉर 300 सेकेंड्स। ठीक है, और वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल। सो जब भी आप प्लगइन या थीम इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे आपको दरमियान में ये एरर आ जाता है। ठीक है, अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको उस एरर का बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप मुझे मैसेज करें और वेट करें कि मैं आपको रिस्पॉन्स दूं। आप गूगल पे एक मिनट का मिनट उस एरर को देखेंगे, जैसे ये पिक्चर है, कई लोगों को ये मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम फॉर 30 सेकंड्स, ठीक है, किसी को 300 सेकंड्स, यहाँ पे एरर आ रहा है।
अब ये एरर बेसिकली क्या है कि जब भी आप डाटा डाउनलोड कर रहे होते हैं, जब भी आप वर्डप्रेस के अंदर कोई थीम या प्लगइन इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो बेसिकली एफटीपी को यूज करते हुए आपके पास सारी फाइलें डाउनलोड होती हैं, और पीएचपी का एक प्रोसेस रन होता है कर्ल का, जो कि फाइलों को कॉपी करता है सर्वर से लोकल सिस्टम के ऊपर। यानी आप फाइलें डाउनलोड कर रहे होते हैं, हर एक जो प्रोसेस चलता है सिस्टम के ऊपर उसका कोई टाइम लिमिट होती है। जैसे अगर एक प्रोसेस सिस्टम पे चल जाए, मैं आपसे कहता हूं कि आप ऐसा करें कि आप ना सड़क पे जाएं, और जहां जहां आपको खाने वाली कोई भी चीज गिरी मिले, आप उसको उठाते जाएं। ठीक है, मैंने आपको एक टास्क दे दिया। अब आप सड़क पे जा रहे हैं और जो भी आपको कोई भी चीज गिरी मिल रही है खाने वाली, आप वो उठा रहे हैं। आप चलते जाएंगे, आपको चीजें मिलती जाएंगी, आप चलते जाएंगे, आपको चीजें मिलती जाएंगी, आप चलते जाएंगे। तो दो कंडीशन है, या तो आप थक के गिर जाएं, या आपको चीजें मिलना बंद हो जाए, तभी आपने वापस आना है। सो दोनों केसेस में एक्सट्रीम पे बात जा रही है। या आपने पूरा रोड जो है वो जीटी रोड पे चढ़े हैं, तो आप गुजरांवाला से चले हैं, तो आप इस्लामाबाद तक ठीक है पहुंच रहे हैं, और आप हर चीज उठाते जा रहे हैं। या आप बिल्कुल थक चुके हैं और आप गिर गए हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि यू शुड कम बैक। इन दोनों के केसेस के अंदर कोई ऐसा स्टैंडर्ड जो है यूज के सेट नहीं हुआ कि किस कंडीशन के ऊपर ये सिस्टम, ये जो कॉल है, ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जानी चाहिए, ब्लॉक हो जानी चाहिए, इसको रिसोर्सेज नहीं मिलने चाहिए। सो उस लिमिट को बरकरार रखने के लिए, जब आप फाइलें डाउनलोड करते हैं, तो उस लिमिट को बरकरार रखने के लिए पीएचपी के जो थ्रेड्स हैं उनको कुछ एग्जीक्यूशन टाइम दिया जाता है, कि जब भी कोई टास्क परफॉर्म होना है, अगर उस टास्क में कोई फॉल्टी चीज आ गई है, अगर किसी डेवलपर का कोड रन हो गया जिसमें उसका जो लूप था वो इन्फिनिट था, कोई कमांड ऐसी चली गई है जो जिसके ऊपर कोई एंडिंग कंडीशन नहीं लगी, सो आप क्या करो कि टाइम को चेक करते जाओ। जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप सड़क पर चलते जाएं, कोई भी आपको लिमिट मैंने आपको नहीं दी कि 30 सेकंड्स के लिए आपने ये काम करना है, 1 आवर के लिए करना है, 2 आवर के लिए करना है, या विद इन 2 सिटीज करना है, कोई कंडीशन नहीं दी, तो वो इनडेफिनिट चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कोई प्रोसेस अगर इस तरह चल जाए कि उसमें कोई फॉल्टी कोड है, तो वो ऑटोमेटिकली 30-40 सेकंड्स के बाद, 50 सेकंड्स के बाद, या 200 सेकंड्स के बाद, जितना भी आपने उसमें टाइम सेट किया होता है वो स्टॉप हो जाता है। अब ये जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ये टाइम सेट करने की वजह से आ रही है, कि ये टाइम ऑलरेडी सेट है और इसकी वजह से इशू आ रहा है। ठीक है, सो उस टाइम को आपको इंक्रीज करना है। टाइम को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, आपका जो जैम्प है बेसिकली उसमें जाके आपने कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? वो इन्फॉर्मेशन है जी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अपडेट पीएचपी वेरिएबल्स इनसाइड पीएचपी इन्फो मैक्स एग्जीक्यूशन। 4 से 5 डिफरेंट जो है वो एंट्रीज हैं जिनको आपको अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे ब्लॉग्स हैं जिनके ऊपर ये चीज बताई हुई है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको सोल्यूशन जो है फौरन से मिल जाएगा। तो अगर आप ये लिमिट्स इंक्रीज कर देते हैं, तो आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर थीम या प्लगइन इंस्टॉल करते वक्त ये इश्यूज नहीं आएंगे। और एम्प्स में नॉर्मली ये इशू नहीं आ रहा होता। अगर एम्प्स में भी आए तो भी उसकी php.ini को आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जो है इस टाइम जैम्प भी मतलब जैम्प भी अवेलेबल है। मेरे पास जो जैम्प का वर्जन है दैट इज ओ एस एक्स मैनेजर ओ एस एक्स। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ आपके लिए, और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर मैं वहां से दे सकूँ, ग्रेट। तो टोटल 4 से 5 वेरिएबल होते हैं जिनको आपने अपडेट करना होता है। आपको ये अपडेट से विजुअल्स के थ्रू बता, सॉरी इंटरनेट थोड़ा सा वीक है, तो बेयर करना पड़ेगा आपको मेरे साथ। ये आप देख रहे हैं इसकी पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर अगर आप जो अपाची है उसके सामने जो बटन आ रहा है कॉन्फ़िग का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उस पर लिखा होगा php.ini। ठीक है, और php.ini पर आप जाएंगे तो
php.ini के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको 5 वेरिएबल्स मिलेंगे जिनके स्टार्ट में सब मतलब मैक्स से स्टार्ट हो रहे हैं। मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम, मैक्सिमम इनपुट टाइम, मैक्सिमम अपलोड साइज, मैक्सिमम फाइल साइज, ठीक है। और एक और वेरिएबल होगा वो भी मैक्स से स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये आपको पांचों के पांचों वेरिएबल्स जो है इनको अपडेट करना है। बेसिकली ये लिमिट्स होती हैं जो शेयर्ड होस्टिंग्स हैं या लोकल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर आप के ऊपर ये लिमिट ऑलरेडी जो है वो सेट हुई होती है, ताकि आपके जो अपाची है या जो जैम कंट्रोल पैनल है उसके जितने भी सर्वर हैं वो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ काम करें। सो अगर आप अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं तो इट्स अप टू यू, उसको इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को ये इशू आ रहा है उनको सिर्फ ये एंट्रीज को अपडेट करना है, तो उससे आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास वो एंट्रीज कहाँ पे हैं मैं अपने सिस्टम में आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास जैम का एचडॉक्स का ये फोल्डर है। एचडॉक्स में तो साइट होती है सारी की सारी। सो आप या तो जैप के जो कंट्रोल पैनल है अपाची के सामने क्लिक का बटन है उस बटन पर या तो आप क्लिक करके क्लिक करके आपको वहां पे मिल जाएगा क्या उसे बोलते हैं जो ड्रॉप डाउन आ जाएगी। जब ड्रॉप डाउन आएगी, जैसे इस बटन की मैं बात कर रहा हूँ, कन्फिग का ये जो बटन है थर्ड लेवल के ऊपर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर जो है वो अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपाची के सामने आपका थर्ड बटन आ रहा है कॉन्फ़िग का। इस कॉन्फ़िग के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाएगा। उस ड्रॉप डाउन में एक आएगी फाइल नेम php.ini, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। नोट पैड ओपन होगा तो वो फाइल कुछ इस तरह की होगी जैसे यहाँ पे पास फाइल रजिस्ट्री है, एप्लीकेशन, देन सैम्प। सैम्प के अंदर देयर विल बी देयर विल बी ए php फोल्डर समवेयर, ठीक है, जिसके अंदर मुझे जाके इन कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना है। जैम फाइल्स मेरे पास थोड़ा डिफरेंट, आपके पास के मेन पे ही होगा। आप जैम्प में जाएंगे तो आपके पास मेन पे फोल्डर आ जाएगा पीएचपी का। इस पीएचपी फोल्डर के अंदर जो है आपकी फाइल एक एग्जिस्ट होती है php.ini, ठीक है, उसको हमें चेंज करना होता है। चलो मैं जरा सर्च रन कर रहा हूँ, आपके पास वहां पे आ जाएगी। मेरे पास यहाँ पे कुछ शॉर्टकट क्रिएट हुआ है। ये फाइल इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। जब आपके पास ये फाइल ओपन होगी इसमें कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे। वेरिएबल्स कौन से हैं? मैक्सिमम अंडरस्कोर एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये आ गया मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम। ये आ रहा है आपके पास 30, बाय डिफॉल्ट 30 होता है। इस 30 का मतलब ये है कि जो भी आप थीम या प्लगइन कर रहे हैं वो 30 सेकंड्स के अंदर अगर डाउनलोड होगा तो ठीक है, अदरवाइज सिस्टम एरर थ्रो कर देगा। तो आपको इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देना है। सो आई वुड सजेस्ट इसको आप या तो 300 कर दें, ठीक है, या आप इसको 900 कर दें, ठीक है। सिमिलरली मैक्सिमम इनपुट टाइम 600 कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा मैक्सिमम अपलोड फाइल अपलोड साइज और मैक्सिमम फाइल साइज और नंबर ऑफ फाइल्स टू बी अपलोडेड, ठीक है। पोस्ट है इसको भी इंक्रीज करना है, इसको 8000 ये कम होगा, इसको आपने 8000 एम कर देना है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज इसको मैंने किया हुआ 12,800 MB, ठीक है। और मैक्सिमम फाइल अपलोड्स अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें एट अ टाइम 20 30 40 फाइल्स इकट्ठी अपलोड होनी है तो आप इस लिमिट को भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने 200 कर दिया। सो ये 5 वेरिएबल्स जो है आपको सेट करने होते हैं। जब ये आप सेट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं इस फाइल को, ये ओपन फाइल आपके पास, आपने जैप के कंट्रोल पैनल पे अपाची के सामने कॉन्फ़िग बटन पे क्लिक किया, वहां पे फाइल का नाम आया php.ini, आपने उस पर क्लिक करके उसको ओपन किया, उसमें ये सेटिंग्स कर दी। 5 जो आपने नाम थे वो चेंज कर दिए। कौन कौन से? मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम, मैक्सिमम इनपुट टाइम, और उसके बाद मैक्सिमम फाइल अपलोड, नंबर ऑफ फाइल्स अपलोड, मैक्सिमम फाइल साइज और मैक्स पोस्ट साइज। ये 5 वेरिएबल अपडेट कर देंगे तो क्या होगा, आप सेव करके जैम को रीस्टार्ट करेंगे। जैम को रीस्टार्ट आपने कैसे करना है, अगेन मैं यहाँ पे आके आपको बताता हूँ कि आपने कॉन्फ़िग पे क्लिक किया, php.ini की फाइल आपने ड्रॉप डाउन आया, उस पर क्लिक किया, फाइल ओपन हो गई, उसमें आपने चेंजेस की, उसको कंट्रोल एस किया, फाइल को बंद किया और यहाँ पे आपने इसको स्टॉप और दोबारा स्टार्ट कर देना है। इसी बटन से स्टार्ट है, इसी बटन से स्टॉप है। स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करेंगे, अब आपकी जो फाइल साइज है वो चेंज हो चुके होंगे। और अब आपको वर्डप्रेस का जो एरर आ रहा था एडमिन के ऊपर, आपको ये जो एरर डैशबोर्ड में मिल रहा था, ये वाला
टाइम आउट का 30 सेकंड्स का, ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एम्प्स जो लोग यूज कर रहे हैं उनको ये एरर नहीं आएगा। क्लियर हो गया। फिर एक एरर आपके पास आ रहा है कुछ लोगों के पास कि आप चटनी कर रहे हैं और उसके साथ आपका एलिमेंटर का जो प्लग इन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो मैंने उसके लिए आपको सजेस्ट किया था, कुछ लोगों के पास एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं हो रहा, कि आपको करना क्या है कि आप डायरेक्टली बजाय इसके कि आप चटनी का प्रोवाइडेड एलिमेंटर यूज करें, आप यहाँ पे जाएं प्लगइन्स के अंदर और ऐड न्यू करें, और यहाँ से आप एलिमेंटर जो है उसको मैनुअली इंस्टॉल कर लें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंटर, ठीक है, और यहाँ से मुझे एलिमेंटर का प्लगइन मिल जाएगा, उसको मैं इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लूंगा। राइट नाउ मेरे पास यहाँ पे जो है वो एक्टिवेटेड है। अगर यहाँ से नहीं आप कर पा रहे, बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि wordpress.org पे जाएं, यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर जाएं, ठीक है, wordpress.org, उसके अंदर प्लगइन्स, प्लगइन्स आपका एनहांसेबल कोड है जो कि आपको हेल्प आउट करता है साइट की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे आप लिखें एलिमेंटर, क्योंकि एलिमेंटर बेसिकली एक प्लगइन है। तो आप एलिमेंटर लिखेंगे तो आपके पास एलिमेंटर आ गया, एलिमेंटर पेज बिल्डर, इस पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, टेस्टेड अप टू 5.4.1, यानी वर्डप्रेस का जो वर्जन 5.4.1 है उस तक टेस्टेड है, और पीएचपी का जो वर्जन है 5.6 और हायर उन पे काम करता है। ठीक है, लास्ट अपडेट वीक अगो आई है, वर्जन क्या है 2.9.8। सो समटाइम्स क्या होता है कि एक ही सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन होते हैं, कुछ वर्जन आपके पास चल जाते हैं, कुछ वर्जन नहीं चलते। सो उस केस में आपके पास जो है ऑप्शन होती है कि आप पिछले जो वर्जन है उसके ऊपर मूव कर सकें। पिछले वर्जन मूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखेंगे वहां से आपको मिल जाएगा, या आप रिपोजिटरी देखेंगे गिटहब की रिपोजिटरी, तो वहां से आपको पिछले वर्जन जो है वो मिल जाएंगे। सो आप पिछला वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप करंट वर्जन जो है डाउनलोड करके उसको भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास जिप फाइल आ जाएगी डाउनलोड होके। उस जिप फाइल को अगेन आपको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करके आप उसको कहाँ पे रखेंगे, जो आपका वर्डप्रेस का फोल्डर है बेसिकली, जिस तरह www के अंदर मेरे पास फोल्डर है वर्डप्रेस इंस्टॉल टू, इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे जाएंगे, ये फोल्डर डब्ल्यू कंटेंट, इस पर डबल क्लिक करेंगे, और ये प्लगइन्स का फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो कोड आएगा अनजिप रख देंगे। जैसे मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अगर प्लगइन डाउनलोड हो चुका है तो शो इन फोल्डर, इस पर डबल क्लिक किया तो एलिमेंटर का मेरे पास यहाँ पे फोल्डर आ गया, इस पर डबल क्लिक किया तो ये सारी फाइल्स है। ठीक है, सो यहाँ से इसको कॉपी करूंगा। याद रखना जिस नाम से प्लगइन होगा, प्लगइन के अंदर उसी नाम से पीएचपी की फाइल होगी। अगर आप जो फोल्डर पिक कर लगे हैं उसके अंदर ही उस प्लगइन के नाम से पीएचपी की फाइल है, तो इसका मतलब है कि आप पिक कर रहे हैं। अगर इस तरह से नहीं है तो इसका मतलब है आप किसी सब फोल्डर को पिक कर रहे हैं या आप मेन फोल्डर को पिक कर रहे हैं। सो करना इस तरह से कि जिस फोल्डर को पिक कर रहे हैं उसके अंदर उसी नाम की प्लगइन की फाइल अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, सो इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करके आप वापस अपनी साइट पे आएंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल टू WP कंटेंट, उसके अंदर आपके पास प्लगइन्स, प्लगइन्स में आकर आपने ये पेस्ट कर दी। जैसे ही आप ये पेस्ट करेंगे तो आपको ये प्लगइन अपने एडमिन के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल पे हम खड़े हैं तो मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल 2 के एडमिन को ओपन करता हूँ, एडमिन, मैंने इसका पासवर्ड रखा है, लॉगिन किया, देन आई एम मूविंग टू प्लगइन सेक्शन। ठीक है, प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर मेरे पास ये एलिमेंटर आ गया, क्योंकि ये मैंने कोड खुद जाके यहाँ पे प्लेस किया है। अगर मैं इस कोड को यहाँ से खत्म कर देता हूँ या इसको रीनेम कर देता हूँ तो यहाँ से हम दोबारा रिफ्रेश करके चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास ये एलिमेंटर ही लिखा आ रहा है, आपके पास फोल्डर नेम जो है वो मैंने चेंज भी किया है, लेकिन आपके पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही होती है वो उसकी पीएचपी फाइल से शो हो रही होती है। तो इस पे मजीद डिटेल में मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन ये फोल्डर जितनी देर तक यहाँ पे है उतनी देर तक आपको ये प्लगइन यहाँ पे नजर आएगा। अगर मैं कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, तो आपके पास ये प्लगइन भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्लगइन को अगर आपने डाउनलोड किया तो आपने अनजिप करके WP कंटेंट के अंदर प्लगइन्स की डायरेक्टरी, जो प्लगइन्स का फोल्डर है उसमें रखना है, और एडमिन से जाके आप उस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे। दैट्स इट, इससे आपका वो प्लगइन, समटाइम कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है, वर्डप्रेस का आप जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो कंपैटिबल नहीं है उस स्पेसिफिक प्लगइन के साथ, आपको पिछला वर्जन चाहिए, नेक्स्ट वर्जन चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। समटाइम्स आपके इंटरनेट में फॉल्ट आता है कि आप डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका इंटरनेट फॉल्टी है जिसकी वजह से आपको एरर आ रहा है
एरर 500 आपको लिखा आ रहा है, और वहां पे आपको साथ डीबगिंग की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट डीबगिंग, और उसको आप ओपन करते हैं तो डीबगिंग वहां से आपको बताता है कि किस तरह से होगी। सो ये दो तीन चीजें थी जो कि पिछले 2-3 दिन से काफी लोगों को परेशान कर रही थी। और ठीक है, ये जो इशू है होना चाहिए, resolve नहीं होता तो ही और शी कैन कांटेक्ट मी, और जो मैं सेशंस प्लान कर रहा हूँ उसके अंदर मैं उनको टाइम फ्रेम 5-10 मिनट की स्लॉट लाजमी दूंगा। ठीक है, ये अब जिन जिन को ये इशू आ रहा था उनके लिए यहाँ पे तो मैंने बता दिया। अब कुछ लोगों को इशू आ रहा है, बट जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं सिडनी को इंपोर्ट करते हैं तो इशू आ जाता है। जो सिडनी की इंपोर्ट के अंदर इशू है, आपने करना क्या है, मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था कि ट्राई टू डू दैट फ्रॉम WP प्लगइन। जो प्लगइन है हमारा वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, उसके थ्रू आप इंपोर्ट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वर्डप्रेस सेटिंग्स के टूल्स में जाएं। मतलब वहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ 2 तरीके बताए हैं कि आप सेटिंग्स में टूल्स में जाएं, टूल्स में जाके इंपोर्ट पे क्लिक करें, इंपोर्ट पे क्लिक करके वर्डप्रेस आगे जो आपके पास ऑप्शन आ रही है उसको क्लिक करें, इसको इंस्टॉल करें और फाइल अपलोडर आ जाएगा। कोशिश करें कि आप इस तरह ना करें, आप प्लगइन यूज करें, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, उसके थ्रू आप इंपोर्ट करें। अब आपने इंपोर्ट रन की और दरमियान में कहीं पे प्रॉब्लम आ गया, आपकी इंपोर्ट कंप्लीट जो हुई वो सक्सेसफुली नहीं हुई 100%, आपको किसी एरर के ऊपर एरर वार्निंग्स जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो गई, तो करना क्या है, परेशान नहीं होना, दोबारा अगेन वो इंपोर्ट रन कर दें, यानी मैनुअली इंपोर्ट करके उस फाइल को पिक करें, दोबारा से इंपोर्ट रन करें, दैट विल टेक अराउंड 3-4 मोर मिनट्स, और उसके बाद आपकी साइट एग्जैक्ट बन जाएगी। तो अगर आपकी इंपोर्ट एक दफा ठीक नहीं हुई तो आप री इंपोर्ट करेंगे तो आपका जो डाटा है वो एज इट इज आ जाएगा। मेरे साथ कई दफा ये हुआ है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि री इंपोर्ट से आपके मसले हल हो जाते हैं। ठीक है, स्पेशली सिडनी के थीम में तो 100% जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। चलें, ये 2-3 चीजें जो थी ये वो थी जो कि आप लोग फेस कर रहे थे। अब आगे क्या करना है, आगे क्या चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी थीम के अंदर समझने वाली, दैट इज द थीम सेक्शन अपीयरेंस का। अपीयरेंस के अंदर आप जब थीम में जाते हैं तो जो आपका एक्टिवेटेड थीम है उसके ऊपर एक बटन आ रहा होता है कस्टमाइज का। ठीक है, ये कस्टमाइज का जो बटन है ये आपको स्पेसिफिक पैनल के ऊपर ले जाता है जहां पर थीम की सारी सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, कस्टमाइज पे क्लिक किया तो आपके पास लेफ्ट पे एक पूरी की पूरी एक मेन्यू ऑप्शन ओपन होगी, राइट पे आपके पास पूरा पेज ओपन हो गया। सो जो भी करंटली अगर आपका आ रहा है इशू, आप दोबारा इंपोर्ट और कोशिश करें वन क्लिक डेमो इंपोर्ट प्लगइन के थ्रू करें, और वर्डप्रेस का जो इंपोर्ट टूल है उसके थ्रू ना करें। अच्छा, यहाँ पे जो कस्टमाइज का सेक्शन है इसमें आपके थीम अवेलेबल है, जो डेवलपर ने ऑप्शंस रखी हैं वो सारी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे आपके थीम के अंदर जो साइट की आइडेंटिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, तो वो उसके लिए आपके पास आइडेंटिटी में क्या आ रहा है, साइट का नाम। दूसरा, वो वाली सारी ऑप्शंस जो कि सपोर्टेड है इस कस्टमाइज सेक्शन के लिए, कि जो आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कस्टमाइज का सेक्शन इसलिए है कि आपको राइट साइड पे पेज पे जितनी चीजें आ रही हैं उनको चेंज करने की फैसिलिटी देता है। स्पेशली वो वाली चीजें जिनके साथ आपके पास पेंसिल का मार्क आ रहा है, जैसे मैं पेंसिल मार्क पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली साइट टाइटल के ऊपर ले गया कि आप साइट टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज कर लें। देन व्हेन आई क्लिक ऑन दिस स्लोगन, तो ये भी मुझे नीचे वाले कंट्रोल पे ले जाएगा टैगलाइन के ऊपर। मैं किसी पेज के किसी भी पार्ट पे हूँ, मैं थीम ऑप्शन पे बैठा हूँ, देन अगेन मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये टैगलाइन के ऊपर ले गया। सो थीम के अंदर या अपनी साइट के अंदर आपने चेंजेस करनी है तो आप कस्टमाइज के सेक्शन में आके इजीली चेंजेस कर सकते हैं। फिर कलर्स, आपका थीम जो है वो कलर्स कौन से सपोर्ट कर रहा है, बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, हेडर और फुटर का कलर कौन सा होना चाहिए, ये याद रखना। ये सारी जितनी ऑप्शंस हैं ये जरूरी नहीं है कि हर थीम में इसी तरह से होंगी। ठीक है, जो साइड आइडेंटिटी है, थीम ऑप्शंस है, मेन्यूज है, विजेट्स हैं, होम पेज सेटिंग्स, एडिशनल सीएसएस, ये इस तरह के कुछ मेन्यूज हैं जो कि आपको तकरीबन हर थीम में मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से ये कवर टेम्पलेट और बैकग्राउंड इमेज है ये इस स्पेसिफिक थीम के हैं जो कि यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर थीम की थीम ऑप्शन लाजमी होंगी और वो बड़ी परफेक्ट होंगी, लेकिन जो देखने में आया है, जितने भी पेड थीम्स हैं, जितने भी फीचर्ड थीम्स हैं, जितनी भी फीचर्ड थीम्स हैं वो सारी जो ऑप्शन होती हैं वो बड़ी बेहतर होती है। इवन यहाँ से आप लोग अपनी साइट का हेडर और फुटर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। सो थीम ऑप्शंस को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले कलर पे आते हैं। कलर पे आके हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है वो कौन सा है, और जो फ्रंट कलर है वो कौन सा है। सिलेक्ट कलर किया और यहाँ से मैंने कलर पिक कर लिया, ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट कलर किया और यहाँ से मैंने कोई कलर पिक कर लिया। ठीक है, सो बैकग्राउंड कलर और हेडर और फुटर बैकग्राउंड कलर
ये वो बैकग्राउंड कलर है जो कि आपके पेज के डिफरेंट सेक्शंस का होगा, ठीक है। और जो दूसरा, जैसे किसी पेज के अंदर कोई भी सेक्शन आ गया तो उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो दूसरा बैकग्राउंड ये कलर है, ये स्पेशली हेडर और फुटर का है। इस वेबसाइट का जो हेडर और फुटर है, यानी फुटर वो पार्ट है जो लास्ट में आ रहा है, जिसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू सेलेक्ट कर लिया, और हेडर वो पार्ट है जो स्टार्ट में आ रहा है, जिसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू सेलेक्ट कर लिया। सो ये जो कस्टमाइज का सेक्शन है, ये आपको मैक्सिमम सेटिंग्स प्रोवाइड करेगा अपने थीम के अंदर। अगर आप अपने थीम में इंपोर्ट करने के बाद चेंज करना चाह रहे हैं, तो कस्टमाइज के सेक्शन से आप वो सारी चेंजेस कर सकते हैं। देन यू गो टू थीम ऑप्शंस। थीम ऑप्शंस में कौन कौन सी चीज आप ऐड करना चाह रहे हैं, कौन कौन सी इसको अनचेक करूंगा तो ये सर्च यहाँ से खत्म हो गया। तो इस तरह से कस्टमाइज के सेक्शन के अंदर आपके पास सेटिंग्स होंगी, थीम का लेआउट जो है वो चेंज होता जाएगा। फिर शो ऑथर इन्फो, ऑथर की इन्फो दिखानी है। हर पोस्ट के अंदर लिखा आता है कि ये जो आर्टिकल है ये स्पेसिफिक किस 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 ऑथर ने लिखा, इसकी आर्टिकल की रिलीज डेट क्या थी। तो जब आप काम इस तरह का कर रहे हैं या कंटेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं जहां पे आपकी इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है और दूसरे लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं, तो ये चीजें आपको वहां पे हेल्प आउट करती हैं। आपको ऑथर के बारे में बताना है, जो पोस्ट हुई है उसका जो पब्लिश टाइम था उसके बारे में बताना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं और थीम ऑप्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। देन कवर टेम्पलेट आ रहा है। कवर टेम्पलेट जो हर अगेन वही बात है कि हर एक में जरूरी नहीं है कि वो होगा, ठीक है। कवर टेम्पलेट जो है वो किसी में किसी में नहीं हो सकता, ठीक है। द कलर यूज फॉर द ओवरलेस डिफॉल्ट टू द एक्सेंट कलर। तो कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो कि आपको पहले से तो नहीं देखते तो नहीं पता लग जाएंगी, लेकिन आपको उनको ट्राई आउट करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी ट्राई आउट कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि कौन सा कलर है ओवरले का जिसको ये जो थीम है वो चेंज कर रहा है सेटिंग के थ्रू। सपोज डू इट एज ब्लैक। तो यहाँ पर अभी तक मुझे कोई ओवरले नहीं मिली, क्योंकि ये सारी ओवरले होती हैं जब भी आप किसी पेज के ऊपर है तो आपका पॉपअप ओपन होता है, एक नई ऊपर तय आ जाती है, तो दैट दैट इज कॉल्ड ओवरले। या आपके किसी स्पेसिफिक जो पोस्ट है उसके अंदर ये ओवरले आ सकती है, ठीक है। तो ओवरले का कलर चेंज करना है, ओपेसिटी चेंज करनी है, तो सारी सेटिंग्स उसके लिए। देन आगे आ जाए बैकग्राउंड इमेज। आपको चेंज करना है, हर पोस्ट के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ बाय डिफॉल्ट, वगैरह आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। मेन्यूज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेन्यूज का। मेन्यूज के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपके कितने मेन्यूज अवेलेबल है। हर मेन्यू की कोई ना कोई लोकेशन होती है, ठीक है। हर मेन्यू की कोई ना कोई लोकेशन होती है। आपका जो पेज है, अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूँ, आपका जो पेज है, जो आपका थीम है, बेसिकली जो आपके पास सिस्टम एक्टिवेटेड है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मेन्यू की एक लोकेशन होती है, प्राइमरी लोकेशन, एक होती है सेकेंडरी लोकेशन। दो लोकेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल लोकेशंस डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं। जो डेवलपर्स होते हैं वो लोकेशंस जो है उनके थ्रू डिफाइन करते हैं कि पेज के किसी भी पार्ट के ऊपर, यहाँ पे जैसे पेज के सेंटर में उन्होंने एक मेन्यू की पोजीशन रखी है और आप उसके ऊपर मेन्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक कंटेनर मिलता है या एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स के अंदर आप अपना मेन्यू प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो वो बॉक्स जो है वो होम पेज पे भी हो सकता है, वो बॉक्स लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, वो बॉक्स राइट साइड पे भी हो सकता है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि मेन्यू जो है वो प्राइमरी और सोशल लिंक्स मेन्यू, दो पोजीशन है इसके पास। अगर आप देखना चाह रहे हैं इस टोटल थीम के अंदर कितने मेन्यू सपोर्टेड हैं, तो आप व्यू ऑल लोकेशंस पे क्लिक करें। व्यू ऑल लोकेशंस पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू ये आ रहा है, डेस्कटॉप एक्सपेंडेड में, ठीक है, दो मेन्यूज, मेन्यू फुटर मेन्यू, सोशल मेन्यू, ठीक है। और इन सब प्लेसेस के अंदर आप कोई ना कोई चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फुटर मेन्यू अभी तक एम्प्टी है, फुटर मेन्यू की जो ऑप्शन है उसमें अभी तक कोई चीज सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक करके सोशल लिंक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इनको मैं ऐड करूंगा तो फुटर के अंदर सोशल लिंक्स हमारे यहाँ display होना शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज अ फ्री थिंग पास की है। सारे के सारे जरूरी नहीं है कि हमारे पास आ जाए। कस्टमाइज के सेक्शन के अंदर नॉर्मल जितनी भी चीजें होंगी, अगर आपने वर्डप्रेस डॉट ओआरजी से कोई थीम लिया है तो स्पेशली 70 to 80% आपके पास चीजें यहाँ पे एक्टिवेटेड आप करेंगी। जैसे यहाँ सोशल लिंक को पिक किया, फुटर मेन्यू आ चुका है। सेटिंग्स यहाँ पे मेन्यू की ऑप्शन है, ये तो ग्लोबल है, ये तो हर एक थीम के अंदर यहाँ पास होगी। मेन्यूज और विजेट्स, दीज आर काइंड ऑफ ग्लोबल। मेन्यूज, विजेट, साइट, ये हर थीम के अंदर अवेलेबल होंगी। देन होम पेज सेटिंग एंड एडिशनल सीएसएस। सो किसी भी आप को कल को यूज करके चेंज करना, तो आपको कस्टमाइज का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आपको कस्टमाइज का सेक्शन अच्छे तरीके से आता है तो आप टाइम है बहुत शॉर्ट हो जाएगा।
कुछ लोग, अच्छा ये आपके पास आ रहा है मतलब आपका प्लगइन इंस्टॉल नहीं होगा। ये तो इश्यूज है, इनके ऊपर आप परेशान ना हो। बाय द टाइम जब हम आगे जाएंगे तो आप ये चीजें सीख जाएंगे। अगर आपके पास बोर्ड में एकदम नहीं आई तो डरने वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सीधा सीधा आपने जाके क्या करना है, लोकल होस्ट पे जाएं, लोकल होस्ट पे जाकर गेटवे में जाएं, डेटाबेस को आप करें, इंस्टॉल करें और उसके बाद 12 वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करें अपनी डीबी को, और उसके बाद सिडनी उसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट रीरन कर लें। उसमें इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो काम है वो हमने डाटा को अपडेट करना है। ये डाटा किसी का अगर डुप्लीकेट हो भी गया तो इट्स जस्ट अ 5 टास्क के हम इस डाटा को सिंगल कन्वर्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये सिर्फ 5 मिनट का काम है। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास नॉलेज हो कि आप किस तरह से किस चीज को कहाँ से चेंज करेंगे। सो चेंज करने के लिए, समझने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो क्या है, आपके पास ये जो कस्टमाइज सेक्शन है, आप ये सारा सेक्शन आता हो। अगर आपको वॉइस का इशू आ वॉइस का इशू आ रहा है तो मुझे बता दें दोबारा। अच्छा चलें। अब वॉइस आ रही है आपको क्लियर? बताइए। वॉइस ओके हो गई? रेगुलर क्लासेस वो 4 महीने पहले। तो अभी कोशिश करें कि जो चीज़ आपको यहाँ पे घर बैठे मिल रही है उसको उसको यूज करते हुए आप आगे प्रोग्रेस करते हैं। सबसे बेस्ट मीडियम है जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं या सेंटर में आते हैं तो देर आर लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम अटैच्ड। आपको जो डेली बेसिस पे सफर करना है, आपके जो खर्चे हैं उनको आपको मैनेज करना है, टाइम निकालना है, ऑन टाइम पहुंचने के लिए घंटा पहले उठना है, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो रही हैं। आपने सिर्फ आगे सिस्टम में बैठना है और अब जो चीज यहाँ पे मिल रही है। लेट मी ब्रॉडकास्ट अगेन।